आज आप लोगों का टैक्स शुरू कर रहे हैं और डायरेक्ट टैक्स से शुरुआत करेंगे। डायरेक्ट टैक्स में आप लोगों को पता है कि आपके सिलेबस में क्या है, देखेंगे। ऑलरेडी डायरेक्ट टैक्स हम आपको एक बार पढ़ा चुके हैं, जहां पर 5 हेड्स आप ऑलरेडी देख चुके हैं। इनकम फ्रॉम सैलरी से लेके हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, बिजनेस एंड प्रोफेशन, ये सारे आप देख चुके हैं। वहीं पर आप रेसिडेंशियल स्टेटस भी देखें। याद को थोड़ा ताजा करना होगा आपको, क्योंकि अभी आपके जो सिलेबस हैं उसमें है टोटल इनकम का कंप्यूटेशन कैसे करते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि आपको ये पांचों हेड के ऊपर थोड़ा कमांड होना चाहिए। आप जरूर से YouTube में जाएं, सारे ही ये चैप्टर YouTube में हैं, आप वहां आराम से देख सकते हो। क्योंकि अगर इनकम फ्रॉम सैलरी, हाँ यहां नहीं कि पूरा डीप में जाना है, हाउस होल्डिंग का बेसिक बात नहीं जानेंगे तो कैसे बनाएंगे। लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, इसके बारे में नहीं जानेंगे तो कैसे बनेगा। इसीलिए आप या तो अपने कॉपी से या फिर YouTube से इस चीजों को जितना जल्दी हो सके कंप्लीट कर लीजिए। आज हम लोग का जो डायरेक्ट टैक्स का जो टॉपिक है, उसमें एक टॉपिक आज हम जो आपको कराने जा रहे हैं, ये सारे टॉपिक डायरेक्ट टैक्स में आपके सिलेबस में हैं और हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। वैसे आपके इंफॉर्मेशन के लिए बता दें, पहला जो चैप्टर है, जो टोटल इनकम का आप कंप्यूटेशन करेंगे, इसमें दो बात है। पहले टोटल इनकम आपको निकालना पड़ेगा, उसके ऊपर टैक्स का जो पेमेंट है यानी टैक्स का कैलकुलेशन उसको करना है। मार्क्स का बात किया जाए, ये चैप्टर आपके 15 मार्क्स के हैं, क्योंकि इसमें 5 टॉपिक है, इसलिए 25 मार्क्स के हैं। तो अभी वापस से एक बार बता देते हैं, जो ऑनलाइन में पढ़ रहे हैं, डायरेक्ट टैक्स के अंदर सारे ही टॉपिक आपको मिल जाएंगे मेरे YouTube में, माथुर सर क्लासेस। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए। अब जो उसमें हम लोग और भी वीडियो अपलोड करेंगे वो होगा कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। टोटल इनकम कैसे कंप्यूट करते हैं एंड टैक्स पेबल, उसके ऊपर टैक्स का कैलकुलेशन कैसे करेंगे, जिसके अंदर काफी कुछ है, जिसका है 60, लेस देन 80 और अबव 80। टैक्स मैनेजमेंट, टैक्स मैनेजमेंट के अंदर हम आपको इसके अंदर प्रोविजन फॉर फाइलिंग ऑफ रिटर्न, रिटर्न का फाइलिंग कैसे करता है, असेसमेंट रिटर्न का कैसे होता है, एडवांस टैक्स कब पेमेंट करते हैं, अगर नहीं पेमेंट करते हैं तो इंटरेस्ट कितना उसके ऊपर लगता है, एंड TDS टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, इसका मतलब क्या होता है। यानी टोटल हम सारी चीजों को करवाएंगे। बट आप लोगों को भी बता दे रहे हैं, ये जो चीज आप देख रहे हैं इसमें बहुत ही कम प्रैक्टिकल है, अधिक से अधिक क्या है, थ्योरी है। तो आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा। आइए समझाना शुरू करते हैं। सबसे पहले जब आप रेट ऑफ इनकम टैक्स देखेंगे तो आपको एक बात समझना चाहिए, कितने तरह का SSC होता है। तो सबसे पहले देखेंगे नॉन कॉर्पोरेट SSC और दूसरा क्या हो गया, कॉर्पोरेट SSC। नॉन कॉर्पोरेट में देखेंगे हम लोगों ने इंडिविजुअल वर्ड यूज किया, HUF, AOP, BOI। अब आप सोच रहे होंगे सर HUF का फुल फॉर्म क्या हुआ। अभी हम लिखवा देंगे, यहां जगह नहीं है, हम बगल में लिख देंगे। इसी तरह से AOP और BOI को भी लिख देंगे। अभी आप ये सोचिए कि नॉन कॉर्पोरेट SSC को 2 भागों में बांटा गया है, इंडिविजुअल और HUF। इंडिविजुअल में फिर से 3 भागों में बांटा गया है, 60 से कम,
60 से ऊपर बट 80 से कम, 80 से ऊपर। इसमें रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट, अब रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट ये ऑलरेडी हम लोग रेसिडेंशियल स्टेटस में डिस्कस कर चुके हैं। जो 60 बट लेस देन 80 है उसको हम लोग बोलते हैं रेसिडेंट सीनियर सिटीजन, रेसिडेंट सुपर सीनियर सिटीजन। और फिर कॉर्पोरेट के अंदर दो भागों में बांटा गया है, एलएलपी पार्टनरशिप में पढ़े थे आप लोग, ठीक है, और एक है कंपनी। कंपनी को दो भागों में बांट दिया, डोमेस्टिक एंड फॉरेन कंपनी। देखिए सभी का ना टैक्स का जो स्लेब है, टैक्स का रिबेट है, सभी में अलग अलग है। हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे, बट उसके पहले कुछ बातों को हम लिखवा देते हैं। जैसे HUF का तो जानते ही हैं, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, इसी तरह से बाकी चीजों को लिख दे रहे हैं। जब भी आप टैक्स का कैलकुलेशन करने जाएंगे ना तो कुछ चीजें इंप्लीमेंट किया गया है, उस चीजों को थोड़ा ध्यान से देखना होगा। एंड जो ऑनलाइन कर रहे हैं या जो ऑफलाइन में भी बैठे हुए हैं, कुछ बातें को बता दे रहे हैं। अभी बहुत सारे चेंजेज हो रहे हैं, कुछ तो इनफोर्स है, कुछ इनफोर्स नहीं है। फिर भी हम लेटेस्ट जितने भी अमेंडमेंट हुए हैं उसको कंसीडर किए हैं, उसको लेने का कोशिश किए हैं। आप भी थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। आज टैक्स का इंट्रोडक्शन हम आपको दे रहे हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल इसमें हम आपको दिखाएंगे कि टैक्स स्लेब से लेकर सब चीज क्या है, टैक्स का कैलकुलेशन कैसे करते हैं, ये सीखना बहुत जरूरी है। ठीक है, छोटे छोटे सवाल आते हैं। बहुत जगह आप देखेंगे AOP लिखा हुआ है, तो घबराने का बात नहीं है। AOP का पूरा नाम हो गया एसोसिएशन ऑफ पर्संस। बहुत जगह देखेंगे BOI लिखा हुआ, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। ठीक है, चैप्टर 6A बहुत जगह लिखा रहता है। इसका मतलब क्या हुआ, आप देखेंगे अंडर सेक्शन 80C से 80U, इस सभी को हम लोग चैप्टर 6.1 बोलते हैं। इसमें आप क्या सीखने जा रहे हैं, इसमें आप सीखने जा रहे हैं जो 5 हेड्स ऑफ इनकम है उसका टोटल इनकम दे देगा आपको। अलग अलग हेड्स नहीं निकालना है, अलग अलग हेड्स तो अलग से हम लोग सीखेंगे, वो सभी का इनकम एक साथ दे देगा। होता क्या है, टोटल हेड्स ऑफ इनकम को हम लोग लिखते हैं, अभी हम बताएंगे लिखकर। टोटल हेड्स ऑफ इनकम को लिखते हैं, ग्रॉस टोटल इनकम कहलाता है। उसमें से सारे डिडक्शन बाद देते हैं अंडर सेक्शन 80C to 80U, जिसको हम लोग चैप्टर 6 से बोलते हैं। फिर जो बचता है वो टैक्सेबल इनकम होता है, उसी के ऊपर हम लोगों को टैक्स का कैलकुलेशन करना होता है। ठीक है, अब देखेंगे जितने भी सैलरीड पर्सन हैं या जो पेंशनर हैं, उसको सैलरी से एक डिडक्शन मिलता है जिसको स्टैंडर्ड डिडक्शन बोलते हैं, 50,000। उसका सेक्शन क्या, अंडर सेक्शन 16(1). जब टैक्स का कैलकुलेशन करेंगे तो एक टैक्स रिबेट दिया गया है अंडर सेक्शन 87A, टैक्सेबल अमाउंट डज नॉट एक्सीड 5 लाख। अगर आपका टोटल इनकम, ग्रॉस टोटल इनकम नहीं, टोटल इनकम यानी 5 हेड्स ऑफ इनकम को जोड़ेंगे, उसमें से डिडक्शन माइनस करने के बाद अगर 5 लाख या उससे कम होता है तो आपको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ता है। टैक्स रिबेट आपको मिल जाता है कितना, 12,500। किस सेक्शन के अंदर, अंडर सेक्शन 87A। इंट्रोडक्शन में आगे आप देखेंगे जब टैक्स का कैलकुलेशन करेंगे तो 6 रुपया, 7 रुपया, 8 रुपया ऐसे में भी आ सकता है। तो यहां पर राउंडिंग ऑफ टोटल इनकम अंडर सेक्शन 288A में बोला गया है कि कोई भी जो टैक्स होगा ना उसको नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 10 रुपये में मल्टीपल करेंगे। कितना में करेंगे, 10 में। जैसे अकाउंट में नहीं देखते हैं 1 रुपया में करते हैं, यहां कितना में करेंगे, 10 रुपया में। दो डिडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप टोटल इनकम करेंगे। जैसे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस ये सब जब दे देगा ना, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस जब दे देगा, मान लीजिए इंटरेस्ट इनकम दे दिया अदर सोर्सेस में, तो अदर सोर्सेस में अंडर सेक्शन 80 TTA इंटरेस्ट इनकम 10,000 तक छूट है। ओनली सेविंग इंटरेस्ट, ओनली सेविंग इंटरेस्ट, ये ध्यान रखेंगे। यानी जो सीनियर सिटीजन नहीं है, जो सीनियर सिटीजन नहीं है उसके लिए अंडर सेक्शन 80 TTA एक डिडक्शन दिया गया है जिसको इंटरेस्ट इनकम बोलते हैं। अप टू कितना बोलिए थोड़ा, 10,000।
लेकिन ओनली सेविंग में जो इंटरेस्ट मिलता है वही। और 80TTB इंटरेस्ट इनकम सेविंग एंड फिक्स डिपॉजिट सीनियर सिटीजन के लिए कितना 50,000। तो अभी तक आपने क्या देखा, आप देख रहे हैं कि हम लोग निकालने के लिए सीखेंगे टैक्स का स्लैब, टोटल इनकम दिया रहेगा, कैसे टैक्स का कैलकुलेशन करेंगे ये आपको देखना है। ओके, देखो अब हम लोग इनकम टैक्स स्लैब के बारे में बात करेंगे। किताब में ऑलरेडी स्लैब दिया हुआ है आपका, जिसमें आप देखेंगे कि 2.5 लाख तक नील है। लेकिन काफी लोग बोलते हैं कि सर ये तो चेंज हो गया है, बहुत तरह का स्लैब आ गया है। ऐसा कुछ नहीं है। जो आप सुनते हैं कि 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा, बात भी सही है, बात भी सही है। कैसे? स्लैब में कोई चेंज नहीं हुआ है, 2.5 लाख तक नील है। 2.5 लाख तक क्या है, देखिए नील है। और आगे लिखा हुआ है कि 2.5 से 5 लाख, मतलब नेक्स्ट 2.5 लाख, नेक्स्ट 2.5 लाख के ऊपर 5% का टैक्स लगता है। तो 2.5 लाख का 5% 12,500 हो गया। मान लीजिए आपका इतना ही 5 लाख ही था, तो ये 2.5 लाख के ऊपर जो आपने 12,500 रुपया टैक्स लगाए, वो अंडर सेक्शन 87A अभी लिखाए थे ना, देखिए 87A में रिबेट दिया गया है कि नहीं दिया गया है? कितना दिया गया? 12,500। और अभी हम लिखाए भी कि जिसका इनकम यानी टैक्सेबल इनकम 5 लाख तक रहेगा, उसको एक रिबेट दिया गया है। कितना? 12,500। टैक्स बना जरूर, लेकिन गवर्नमेंट ने आपको रिबेट दे दिया, तो एक तरह से बोला जाए तो 5 लाख तक छूट है। ठीक है? और 5 लाख ही क्यों? अगर मान लीजिए आपने अंडर सेक्शन 80C से 80U तक में बहुत कुछ करके रखे हैं, तो वो भी तो छूट मिलेगा। लेकिन यहां पर सिंपल इनकम के बारे में बात किया जा रहा है। ठीक है जी? तो आइए हम लोग देखते हैं कि इन दिनों गवर्नमेंट ने एक और स्लैब इंट्रोड्यूस किया है, न्यू टैक्स रिजिम बोल के, न्यू टैक्स रिजिम बोल के। और टैक्स पेयर को यह छूट दिया गया है कि वो चाहे तो ओल्ड को भी अडॉप्ट कर सकता है, चाहे तो न्यू को भी कर सकता है। तो आपको देखना पड़ेगा कि ओल्ड में फायदा है या न्यू में फायदा है, तभी ना अडॉप्ट कीजिएगा। आपको खुला छूट छोड़ दिया कि जिसमें करना है उसमें कीजिए। ठीक है? तो आइए हम लोग देखते हैं कि पुराना वाला अच्छा है या नया वाला अच्छा है। इनकम टैक्स स्लैब के बारे में बात कर रहे हैं और आपको ये हम एजुकेट कर रहे हैं, साथ ही साथ वो सभी को जो इनकम टैक्स अभी भरेंगे। तो आपके पास गवर्नमेंट ने 2 ऑप्शन दिया है। एक जो मेरा पुराना स्लैब है, एग्जिस्टिंग स्लैब, 2.5 लाख तक नील, नेक्स्ट 2.5 लाख, मतलब 2.5 लाख से 5 लाख बोला जा सकता है। ये दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हुआ? 5 हुआ, यानी 2.5 से 5% नेक्स्ट 5 यानी 5 लाख से लेके 10 लाख तक 20%। एंड अब देखिए 2.5 5 5 10 हो गया, 10 20, अब 10 लाख 30%। ठीक है? ये हमारा पुराना स्लैब है। 2.5 लाख तक नील, उसका नेक्स्ट 2.5 लाख तक 5%। अगर आपका 5 लाख अगर इनकम है तो 2.5 लाख के ऊपर कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, नेक्स्ट 2.5 लाख के ऊपर 5% होगा। अब आप बोलेंगे सर मेरा अगर 4 लाख होगा तो 2.5 लाख तक नील, नेक्स्ट 1.5 लाख इसमें पहुंच गए तो 5% देना पड़ेगा। अगर आपका 11 लाख रुपया अगर सैलरी बनता है या आपका टोटल इनकम होता है तो 2.5 लाख तक नील, नेक्स्ट 2.5 लाख तक 5%, तो 5 लाख हो गया। अगला 5 लाख तक 20%, 10 लाख हो गया। नेक्स्ट 1 लाख कहां पहुंच गए? यहां, तो 30%। लेकिन एक बात हमेशा याद रखेंगे कि अगर आप पुराना स्लैब को एडॉप्ट करेंगे तब आपको अंडर सेक्शन 87A में एक रिबेट मिलेगा 12,500। लेकिन आपका जो टैक्सेबल इनकम होना चाहिए, टैक्सेबल का मतलब है कि ग्रोस में से अंडर सेक्शन 80C से 80U माइनस करने के बाद जो बचता है, अगर वो 5 लाख या उससे कम है तो 12,500 रुपये का अप टू 12,500 तक का आपको रिबेट मिलता है। और फिर जो टैक्स बनता है, यहां तो टैक्स का कैलकुलेशन कर ली है, जो भी टैक्स बनेगा उसके ऊपर हम लोग 4%
टैक्स के ऊपर और क्या लेते हैं, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। ये हो गया। नया जो आप टैक्स स्लैब देख रहे हैं, ये आप ऑप्ट कर सकते हैं। इसमें जो टैक्स का रेट है वो अलग अलग बनाया गया। जैसे यहां 5 के बाद डायरेक्ट 20 है, फिर 30 है, तो इसको 5, 10, 15 ऐसे करके बनाया गया। यहां पर स्लैब भी तो बड़ा बड़ा था। ये देखिए 2.5 लाख तक नील, इसके बाद 2.5 लाख, 2.5 के बाद देखिए 5 हो गया, फिर 5, फिर 5, तो इस तरह से था। बट यहां पर देखिए, यहां पर क्या है, अप टू 2.5 लाख नील, जैसे यहां भी नील, नेक्स्ट 2.5 लाख 5% है, तो यहां पर भी नेक्स्ट 5%, फिर अगला नेक्स्ट 10%, अगला 15%, अगला 20%। तो आप सोच रहे होंगे कि अगर किसी बंदे का 2.5, 5, 10 लाख अगर सैलरी होगा तो 5 यहां 2.5 लाख के ऊपर छूट, वहां भी छूट है, 2.5 लाख के ऊपर यहां 5% है, बाकी का ऊपर तो डायरेक्ट 10% लग जा रहा है, लग रहा है ना। लेकिन ये अच्छा है क्योंकि यहां पर फिर अगला 2.5 के ऊपर 10%, फिर 15%, इस तरह करके ये न्यू स्लैब हुआ। अब आप ये जरूर जानना चाहेंगे कि हमको कौन सा ऑप्ट करना चाहिए। तो भाई ऑप्ट क्यों करना चाहिए, आप कैलकुलेशन करके देख लो, कोई एक सैलरी मान लो और दोनों से कैलकुलेशन करके देख लो कि कौन सा सही और कौन सा गलत है, ठीक है ना। इसमें आपने देखा। लेकिन यहां पर एक बात बता देते हैं, अगर आप न्यू स्लैब को ऑप्ट करेंगे तो आपको किसी भी तरह का रिबेट नहीं मिलेगा, साथ ही साथ किसी तरह का डिडक्शन नहीं मिलेगा। जो अंडर सेक्शन 80C से 80U है, कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा। यानी जितना है एक्चुअल के ऊपर यह कैलकुलेशन होगा। तब भी हम लोग एक एग्जाम्पल लेके देखेंगे कि कौन सा सही है, एंड आप लोग भी देखिए कौन सा सही है। हमेशा याद रखेंगे जी, जो दिखता है वो हमेशा अच्छा नहीं होता है। न्यू स्लैब जरूर गवर्नमेंट ने हम लोग को लाया, लेकिन जानते हैं ना, जिससे आप कुछ चाहत रखते हैं वही धोखा देता है। आगे बढ़ते हैं, देखेंगे जी, विच वन इज बेनिफिटेड फॉर टैक्स पेयर। टैक्स पेयर के लिए कौन सा बेनिफिटेड है, पुराना जो है उसमें रहें या नया में जाएं। नया में अगर आप जाते हैं तो आपको बहुत कुछ छोड़ देना पड़ेगा। न्यू स्लैब या रिज्यूम को अगर आप करते हैं तो जितने भी तरह के एग्जम्पशंस आपको मिलते हैं एंड डिडक्शन मिलते हैं आर नॉट अलाउड, आपको नहीं अलाउड होगा। यानी जो आपका अगर मान लीजिए 1 लाख रुपया सैलरी, 12 महीने का 12 लाख, तो 12 लाख के ऊपर कैलकुलेशन होगा। लेकिन अगर आप पुराना में रहते हैं तो 12 लाख जैसे ही सैलरी हुआ तो सबसे पहले एक स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 का वहीं पर छूट हो गया। नहीं, नया में 12 लाख में कैलकुलेशन होगा तो पुराना में होगा 50,000 कम। इसके बाद अंडर सेक्शन 80C से लेके 80U तक अगर आपने जो जो इन्वेस्टमेंट किए हैं, पुराना अगर लेते हैं तो उसमें वो छूट हो जाएगा। अब देखिए 12 लाख में 50,000 छूट ये हो गया, 1.5 लाख अगर अंडर सेक्शन 80C में अगर आपने जमा किया तो 2 लाख चला गया, तो 10 लाख के ऊपर कैलकुलेशन होगा। बट नया में कितना कैलकुलेशन होगा, 12 लाख का। तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कि हम लोग को क्या क्या एग्जम्पशंस मिलता है। तो हम आपको जो पढ़ा रहे हैं, जो आपके सिलेबस हैं उसको ध्यान में रख के पढ़ा रहे हैं। यानी अगर और भी जितने लोग वीडियो देख रहे हैं बोलेंगे सर इतना ही क्यों लिखा है, बहुत सारा कुछ मिलता है, मेरे को पता है बहुत कुछ मिलता है, लेकिन हमको टू द पॉइंट पढ़ाना है ताकि लोग को मार्क्स आ सके, ठीक है। तो हम यहां पर ऑन गोइंग क्लास का वीडियो बना रहे हैं, ये बात आप ध्यान रखिएगा। देखो एक स्टैंडर्ड डिडक्शन है, सो आपका छूट जाएगा, पी टैक्स छूट जाएगा। इतना ही नहीं, सैलरी से आपका देखेंगे ये दोनों सैलरी से आया। अब एचआरए भी आपका यहां डिडक्शन होता है। हाउस प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट ऑन लोन, आप जो घर लिए हैं अगर लोन लेके तो उसका जितना भी इंटरेस्ट है वो भी बाद हो जाएगा, लेकिन अगर नया वाला लेंगे तो उसमें बाद नहीं होगा। अच्छा, इसके बाद पुराना में अगर कोई हेड में लॉस हो जाता है तो उसको कैरी फॉरवर्ड करके सेट ऑफ कर सकते हैं, लेकिन नया वाला में कोई कैरी फॉरवर्ड और सेट ऑफ नहीं है। साथ ही साथ देखेंगे जी डिडक्शन बोलने से अंडर सेक्शन 80C से 80U आता है, बहुत कुछ है। बट आपका जो जब सम्स बनाएंगे और आप किसी भी यूनिवर्सिटी में अगर आप भी सम्स बनाएंगे तो ध्यान रखेंगे जी, इससे ज्यादा क्वेश्चंस में कुछ भी नहीं रहता है। आप मिला के देख लीजिएगा पूरा 20 साल 25 साल का सवाल को। अंडर सेक्शन 80C मैक्सिमम 1.5 लाख है,
इसके अंदर बहुत कुछ आता है, देखेंगे अलग से, हम आपको पढ़ाएंगे भी। अंडर सेक्शन 80C अलग से पढ़ाया जाएगा। ऑलरेडी आपके बुक में सम्स भी है और सारे कुछ लिखे हुए हैं। FD फिक्स डिपॉजिट, बट वहां पर टाइम है 5 साल, लॉकअप पीरियड रहता है। PPF, NPS, सुकन्या, LIC, ट्यूशन फी, रीपेमेंट ऑफ होम लोन, ये सब अंडर सेक्शन 80C के अंदर आते हैं। 80D मेडिक्लेम का बहुत ज्यादा, हर एक सवाल में आपको मिल जाएगा मेडिक्लेम। मैक्सिमम 1 लाख है, सेल्फ के लिए 25,000 है। अंडर सेक्शन 80E एजुकेशन लोन अगर आप लेते हैं तो उसका जो इंटरेस्ट है कोई भी लिमिट नहीं है, कितना भी सब आपका बाद हो जाएगा। अंडर सेक्शन 80C रिलेटेड टू डोनेशन, ये अलग से सवाल आते हैं, इसको अलग से आपके बुक में दिया हुआ है, पढ़ाएंगे। 80TTA और 80TTB अभी आपने देखा था कि जो सेविंग में आपका इंटरेस्ट मिलता है, जो सीनियर सिटीजन नहीं उसको 10,000, और सीनियर सिटीजन मतलब 60 साल एंड अबव सुपर सीनियर सिटीजन को भी 50,000 सेविंग का और फिक्स डिपॉजिट का, दोनों का ऊपर 50,000 तक मिलता है। और अंडर सेक्शन 80U है फिजिकल डिसेबिलिटी, अगर सवाल में लिखा रहेगा तो अगर छोटा मोटा डिसेबिलिटी है तो 75,000 और बहुत ही ज्यादा है तो 1,25,000। तो क्वेश्चन में जनरली यही सब आते हैं। तो क्या हुआ कि अगर ओल्ड रीजन में रहते हैं, ओल्ड वाला स्लेब अगर आप फॉलो करेंगे तो ये सभी तरह का जो भी आपका छूट है ना, वो आपके इनकम से वो सब जहां जहां बाद होते हैं बाद हो जाएंगे, माइनस हो जाएगा, डिडक्शन मिलता चला जाएगा और जो बचेगा उसी के ऊपर टैक्स लगेगा। लेकिन अगर न्यू में जाते हैं तो ये सब कुछ क्या होगा, आपको कहीं से किसी भी तरह का डिडक्शन नहीं मिलेगा, जो एक्चुअल आपको सैलरी मिला है उसी के ऊपर कैलकुलेशन होगा। ठीक है, तो देखिए अब आप सब कुछ समझ गए, पुराना स्लेब भी देखें, नया स्लेब भी देखें। नया स्लेब अगर हम लोग अडॉप्ट करेंगे तो हमको एग्जम्पशन और डिडक्शन हाथ से निकल जाएगा, तब बोलेंगे सर तब भी वो हमको अच्छा लग रहा है, जो नया वाला दिया हुआ है वही अच्छा लगेगा। नया तो सबको अच्छा लगता है, तो बाद में पछताता है ना। तो आइए हम लोग एक काम करते हैं, अदर जगह में मत ले जाइए, बातों को घुमाना बहुत जानते हैं। देखिए यहां पर तो एक काम करते हैं ना कि हम लोग एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, उसको नया से और पुराना से दोनों से सॉल्व करके देख लेते हैं, अपने आप पता चल जाएगा कि नया में आपको रहना चाहिए या पुराना में रहना चाहिए। सबसे पहले आपको बताया गया ओल्ड स्लेब, और वो हम किसका बताएं, सीनियर सिटीजन नहीं, सुपर सीनियर सिटीजन नहीं, इंडिविजुअल का। ठीक है, और फिर आपको न्यू स्लेब बता दिया। दोनों में हम कंपेयर कर रहे हैं, और दोनों में कंपेयर करने का मतलब ये हो गया एक छोटा सा बात कि अगर आप न्यू में जाते हैं तो जितने भी तरह का डिडक्शन आपको हाथ से धोना पड़ेगा। और हम लोगों ने यहां पर एट लास्ट एक एग्जाम्पल लिए कि एक इंसान है जिसका 7 लाख रुपया इनकम है, ग्रॉस टोटल इनकम 7 लाख है। ठीक है, और उसने अंडर सेक्शन 80C में 1 लाख रुपया जमा किया, अंडर सेक्शन 80D में 20,000 मेडिक्लेम है ये, और अंडर सेक्शन 80TTA इंटरेस्ट इनकम है सेविंग का, ये उसको मिल सकता है। तो अगर हम ओल्ड में जाएंगे तो 7 लाख में ये तीनों का तीनों हम लोग माइनस होगा, तो 5,70,000 हो गया। 5,70,000 के ऊपर 2.5 लाख तक नील है। अगला जो नेक्स्ट 2.5 लाख है उसके ऊपर 5% है, तो 2.5 चला गया, बच गया सिर्फ 70,000। बट इसके बाद 5 के बाद 10 15 नहीं है, एकदम डायरेक्ट 20 है, तो 70,000 का 20% 14,000 जोड़ दिए 26,500। टैक्स के ऊपर 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लेता है हमारा गवर्नमेंट, पहले कम था 4% इसको कर दिया गया है, 1,060 तो 27,560। अगर आप ओल्ड से टैक्स भरेंगे तो आपके इस इनकम में से अगर ये सारे आपने किया है तो 27,560 रुपया आपको टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप न्यू रिजिम में जाएंगे तो किसी भी तरह का ये जो डिडक्शन है वो अलाउड नहीं है, तो सीधे 7 लाख के ऊपर काम होगा। 2.5 लाख का स्लेब बनाया गया, आप देखे ही हैं, 2.5 लाख तक नील है। नेक्स्ट 2.5 लाख के ऊपर 5% है, तो अब नेक्स्ट 2.5 नहीं जाएंगे, 5 तो हम ले चुके हैं, तो 7 ही है, तो कितना लेंगे 2 के ऊपर 10% 20,000 32,500, 4% करेंगे 1,300 33,800। अगर आप
ये सोचते हैं कि गवर्नमेंट आपको किसी तरह का रिलीफ देगा कुछ नया करके, तो शायद हम मानते हैं कि नहीं देगा। ये मेरा ओपिनियन है। आप यहां पर देख ही रहे हैं, हम लोग को एक नया चीज लेकर आया। अगर यहां पर जब भी आप कोई नया चीज लेकर आते हैं तो उसका दाम थोड़ा कम होना चाहिए ताकि लोग उसको एडॉप्ट करें, देखें। तो आपने वैसा कुछ भी करने का कोशिश नहीं किया, उल्टा पॉकेट से और ज्यादा पैसा निकालने का कोशिश किए, तो नॉट गुड। ये मेरा ओपिनियन हो सकता है, आपका ओपिनियन डिफर हो सकता है। अब आप यहां पर देख लीजिए किससे भरेंगे, तो पुराना वाला ही ठीक था ना, जो पुराना गवर्नमेंट करके गया था। नया गवर्नमेंट अगर हमको कुछ लाके भी दिया तो क्या दिया ये, तो ठीक है। मैंने यहां पर एक एग्जांपल दिया है आपको। ओल्ड स्लेब जो था या न्यू रिजिम, किस में जाना पसंद करेंगे आप कमेंट कीजिए। आपको कौन सा अच्छा लगता है, ओल्ड स्लेब अच्छा लगता है या न्यू स्लेब अच्छा लगता है? आपको ओल्ड के साथ जाना चाहिए या न्यू के साथ जाना चाहिए? आप अपने ओपिनियन को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं जो आपके मन में तरह तरह के क्वेश्चंस थे कि सर 5 लाख तक का छूट, सर नया वाला अच्छा है कि पुराना वाला अच्छा है, किससे हमको भरना चाहिए, अब आपको समझ में आ गया तो ठीक है। जब वीडियो छोड़ेंगे तो कमेंट जरूर कीजिएगा आप भी। अब हम लोग सम्स की तरफ जा रहे हैं। आपने देखा था एसएससी और वहां पर आपने देखा था इंडिविजुअल्स 60 इयर्स, लेस देन 60, 60 से ज्यादा, 80 से कम, 80 एंड 80 अबव। सभी का टैक्स स्लैब अलग अलग है। तो अभी जो हम आपको कराने जा रहे हैं टैक्स स्लैब, वो एक काम करते हैं, तीनों का टैक्स स्लैब लिख लीजिए और लिखने के बाद सभी के ऊपर हम लोग 2-2 सवाल बना लेंगे, खत्म हो जाएगा। क्योंकि मेनली क्या है, टैक्स का कैलकुलेशन कैसे करोगे वो चीज को सीखना है, वही ना सीखना है। क्योंकि आप सारा कुछ सेमेस्टर 4th में कर चुके हैं, 5th में उसी को एक स्टेप आगे बढ़ा दिया है, एक स्टेप आगे बढ़ाया। वहां पर भी तो टैक्स का कैलकुलेशन सिखाए थे आप लोगों को, नहीं सिखाए थे? सिखाए थे। तो अभी वही टैक्स का कैलकुलेशन यहां पर दिया है, वहां पर नहीं दिया था, लेकिन हम लोग एक स्टेप थोड़ा ज्यादा सीख लिए थे, जोश में थे। देखो जी, एक बात लिखना बहुत जरूरी था। इन केस ऑफ एन इंडिविजुअल रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट, HUF, BOI, AOP, ये सभी का आप फुल फॉर्म लिखा चुके हैं। तो ये लिखना बहुत जरूरी था क्योंकि आप जानते हैं टैक्स का तो स्लैब हर एक साल चेंज होता है, बट यूट्यूब में तो ये वीडियो रह जाएंगे। 1-2 साल बाद अगर कोई देखेगा तो बोलेगा ये क्या टैक्स का स्लैब दिया है, तुरंत एक कमेंट करेगा, सर आप क्या गलत पढ़ा दिए। उस समय हमको वहां लिखना पड़ेगा असेसमेंट ईयर क्या लिखा हुआ है, पूरा पढ़कर ना कमेंट करना चाहिए। देखो एक एक करके ध्यान से समझेंगे। मैंने इसको किस तरह से लिखा है, जो ऑनलाइन देख रहे हैं वो भी बहुत अच्छा से समझिए, जो ऑफलाइन में बैठे हुए हैं वो भी समझिए। अप टू 2.5 लाख नील, फिर लिखा हुआ है 2.5 लाख 1 रुपया से लेके 5 लाख रुपया तक, उससे मतलब नहीं है। बुक के भाषा को और गवर्नमेंट के भाषा को नहीं समझ के आप सिंपल समझो कि कैसे टैक्स का कैलकुलेशन करेंगे। आपने टोटल जोड़ा, टोटल जोड़ने के बाद अगर 3 लाख हुआ तो 2.5 लाख तक नील होगा। नेक्स्ट और अगर 2.5 लाख होता है तो उसके ऊपर 5%, तो 2.5 5 हो गया। नेक्स्ट और 5 20%, और अबव 10 लाख 30%। हम लोग काफी दिनों से आस लगा के रखे हुए हैं, इंक्लूडिंग मी, यूट्यूब के माध्यम से ही बोलेंगे। हम लोग सोचे थे शायद ये गवर्नमेंट इस रेट को 5 तो रखेगा ही, क्योंकि टैक्स नहीं जाएगा तो हमारा इंडिया का डेवलपमेंट कैसे होगा। लेकिन ये 20 बहुत ही ज्यादा है। हम लोग सोचे थे ये 5 होगा, ये 10 होगा और ये 15 होना चाहिए,
क्योंकि आज अगर हमारे हाथ पे रुपया रहेगा तभी हम खर्च करेंगे, और खर्च करेंगे तभी देश का विकास हो सकता है, डेवलपमेंट ऐसा भी होता है। कभी इसके बारे में जरूर सोचना चाहिए गवर्नमेंट को। आइए आप दिखाते हैं हम आपको। हाँ, टैक्स के पैसे बचेंगे तभी ना। अगर मान लीजिए आप जो कमाते हैं उसमें अगर टैक्स कम लगेगा तो आपके पास रुपया ज्यादा बचेगा। रुपया ज्यादा बचेगा तो रुपया कौन रखना चाहता है? आजकल देखते ही हैं कितना खर्च, लोग दिल खोल के खर्च करते हैं। खर्च करेंगे तभी तो इकोनॉमी डेवलपमेंट होगा, डिमांड बढ़ेगा। ये सब बातों को भी गवर्नमेंट को जरूर सोचना चाहिए। टैक्स का रिबेट तत्काल तुरंत देना चाहिए, अप टू 2.5 लाख नील। नेक्स्ट 2.5 लाख के ऊपर 5%, नेक्स्ट 5 लाख के ऊपर 20%, और अब 10 लाख 30%। ठीक है, इस तरह से आप करेंगे तो अच्छा रहेगा। लोग क्या करते हैं ऐसे 2.5 लाख नील, फिर लिखते हैं 2.5 लाख 1 रुपया से लेके 5 लाख। अरे बात क्या हुआ, नेक्स्ट 2.5 लाख तो ही हुआ। फिर लिखते हैं 5 लाख 1 से लेके 10 लाख। अरे तो नेक्स्ट क्या हुआ, 5 लाख ही तो हुआ। अब 10 लाख। ठीक है, तो ये था। ये जो आप देख रहे हैं कब लगाना है, जब आप कैलकुलेशन कर रहे हो, एज लिखा हुआ है या कुछ एज नहीं लिखा हुआ है, तब तो आपको एक नोट पुट करना पड़ेगा। और अगर एज लिखा हुआ है 47, 57, 52, तब यही होगा। नेक्स्ट याद रखना है आपको 60 इयर्स बट लेस देन 80 इयर्स। असेसमेंट ईयर 2019-20 के बारे में बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि टैक्स का जो स्लेब है हर एक साल गवर्नमेंट चेंज कर सकता है। अप टू 3 लाख नील, 3 लाख तक किसी भी तरह का टैक्स नहीं देना है। नेक्स्ट 2 लाख 5%, लेकिन फिर उसका नेक्स्ट 5 लाख डायरेक्ट 20%, और अब 10 लाख 30%। ठीक है, नेक्स्ट 2 लाख 3 लाख तक नील। मान लीजिए अगर किसी का एक सीनियर सिटीजन है 65 इयर्स, उसका इनकम मान लीजिए 5,50,000 हुआ, तो कैलकुलेशन कैसे करेंगे हम लोग? सबसे पहले अप टू 3 लाख के ऊपर नील करेंगे। 3 लाख तो इसमें चला गया, बचा कितना? 2.5 लाख। नेक्स्ट 2 लाख, 2 लाख के ऊपर 5% लेंगे, 10,000। 5 लाख का तो हो गया, ये स्लेब को आप तोड़ दिए क्योंकि 3 और 2 5 हो गया। कहां पहुंच गए आप? तो यहां बैलेंस कितना बचा? तो नेक्स्ट जो 50,000 होगा उसके ऊपर कितना परसेंट जाएंगे? सीधा ठीक है। देखिए अब यहां पर इन केस ऑफ एवरी इंडिविजुअल रेसिडेंट सुपर सीनियर सिटीजन 80 इयर्स और मोर, गवर्नमेंट ने उसके लिए 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं लेगा। लेकिन अगर नेक्स्ट जो 5 लाख होगा, यानी 5 लाख से जो भी ऊपर होगा, उसके ऊपर डायरेक्ट 20% लिया जाएगा। और 5, 5, 10, अगर 10 लाख से कुछ ऊपर होता है तो उसके ऊपर डायरेक्ट 30% लिया जाएगा। ये था टैक्स का स्लेब। अभी आपने देखा 60 इयर्स, 60 to 80, 80 एंड अबव। लेकिन अब थोड़ा सा हम लोग देखेंगे, ज्यादा कमाने से सरचार्ज देना होता है। ज्यादा कमाने से सरचार्ज देना होता है। देखेंगे जी, एक बात तो दिमाग में बिठा लीजिए, अगर आप ज्यादा कमाते हैं तो नो डाउट अगर सरचार्ज देते भी हैं तो शायद उतना नहीं लगता है, दिमाग में उतना हिट नहीं करता है। लेकिन जो ज्यादा कमाते हैं उसको भी बहुत एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ता है।
और एक्स्ट्रा मेहनत कमा के, एक्स्ट्रा मेहनत करके जब आप कमाते हैं तो गवर्नमेंट अगर बोलता है तुम एक्स्ट्रा दो, यानी ऐसे ही तो आप देख रहे हैं जो कमाते हैं गवर्नमेंट बोलता है 30% तो पहले दे ही दो। आइए अब हम लोग देखते हैं कि अगर कोई भी इंडिविजुअल या HUF उसको कब सरचार्ज लगेगा, सेस कितना देना होगा, और जो मार्जिनल रिलीफ आपने देखा था, मार्जिनल रिलीफ भी लिखवाए थे ना, वो मिलेगा या नहीं मिलेगा। टोटल इनकम अगर 50 लाख से ज्यादा होता है बट 1 करोड़ से कम, तो जो भी टैक्स बनेगा आपका, टैक्स का कैलकुलेशन कैसे करना है, वो तो वही 60 इयर्स, लेस देन 60 इयर्स, 80 इयर्स, अबव 80 इयर्स, ये तो आपको देख चुके हैं। उसी के हिसाब से आप टैक्स का कैलकुलेशन करेंगे, और टैक्स का कैलकुलेशन करने के बाद, टैक्स का कैलकुलेशन करने के बाद जो भी आएगा टैक्स, उसके ऊपर 10% और आपको देना पड़ेगा। अगर 10 लाख आ गया टैक्स तो 10 लाख का 10% और 1 लाख आपको देना होगा। एंड जो 4% आप देख रहे थे हेल्थ एंड एजुकेशन से, 4% टैक्स का, लेकिन और सरचार्ज का दोनों मिला के जो आएगा उसका 4% देना होगा, लेकिन मार्जिनल रिलीफ आपको एलिजिबल होगा। इसी तरह से अगर 1 करोड़ या उससे ज्यादा आप कमाते हो तो आपको सरचार्ज कितना देना पड़ेगा, 15% ऑफ टैक्स, टैक्स का 15%, और हेल्थ एंड एजुकेशन से टैक्स और सरचार्ज के ऊपर 4% और मार्जिनल रिलीफ एलिजिबल है। तो आपने अभी सब कुछ देख लिया। अब आइए 2-4 सवाल को देखते हैं। कुछ सवाल आपको करवा रहे हैं जहां पर आप क्या देखेंगे कि टैक्स का कैलकुलेशन कैसे करते हैं। हो सकता है आपको 5 हेड्स ऑफ इनकम दे, हो सकता है कि 5 हेड्स ऑफ इनकम में सिर्फ 1 या 2 इनकम दे। जब भी आप टोटल इनकम निकालेंगे, सारे जितने भी इनकम है उसको जोड़ दीजिएगा। सिर्फ ध्यान रखिएगा कि जो सैलरी का इनकम है उसके अंदर आपको एक डिडक्शन मिलता है, स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 16(1)(a), जो कि 50,000 का डिडक्शन रहता है, सैलरी से माइनस करते हैं, सैलरी इनकम से, ठीक है, इनकम फ्रॉम सैलरी। अब जब सभी को जोड़ देंगे, जोड़ने के बाद अगर 60 साल से नीचे का बंदा है तो 2.5 लाख तक नील है, ठीक है। लेकिन अगर उसका टोटल इनकम जो आपने जोड़ा है आफ्टर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C से 80U, 80C से 80U क्या है, पिछले क्लास में अपने कॉपी में आपने लिखा है, ठीक है। तो वो माइनस करने के बाद जो बचेगा वो अगर 5 लाख से कम है तो हम लोग ऐसे दिमाग में समझ जाएंगे कि इसको तो पूरा छूट ही मिल जाना है। तभी लोग बोलने लगे हैं 5 लाख तक छूट है। एक्चुअली में वैसे 5 लाख तक छूट नहीं है, 2.5 लाख तक छूट है। एंड 2.5 लाख से ऊपर का जब हम लोग कैलकुलेशन करते हैं तो नेक्स्ट 2.5 लाख में 5% है, तो 2.5 लाख का 5% 12,500 होता है। गवर्नमेंट ने उसको छूट दे दिया, उसके लिए अंडर सेक्शन 87A बोला गया है। अगर 5 लाख तक आपका इनकम है आफ्टर डिडक्शन तो आपको 12,500 का एक छूट और भी मिल जाता है, ठीक है। तो हम लोग इसी के ऊपर प्रैक्टिस करवाएंगे, छोटे छोटे सम्स आते हैं, ये आपको 5th सेमेस्टर में भी सेम टू सेम काम देगा। देखिए क्या बोल रहा है, मिस्टर ए रॉय, ए रेसिडेंट इंडिविजुअल, और एज है सिर्फ 21 ईयर्स यानी 60 साल से नीचे। वो ग्रॉस टोटल इनकम उसका 3 लाख है। कितना है जी? 3 लाख। ही इज एलिजिबल फॉर ए डिडक्शन ऑफ ₹70,000, 70,000 उसको एक छूट मिल रहा है ड्यूरिंग द ईयर अंडर चैप्टर 6A। अंडर चैप्टर जो 6A है ना, ये उसी का एक नाम है टोटल डिडक्शन का। अंडर सेक्शन 80C से 80U जो डिडक्शन मिलता है उसी का एक ओवरऑल नाम क्या है? चैप्टर 6A। कंप्यूट हिज इनकम टैक्स लायबिलिटी, उसको कितना टैक्स देना पड़ेगा। देखो एक नजर में तो पता चल गया भाई कि 3 लाख का इनकम है, 70,000 रुपया उसने अंडर सेक्शन 80C से 80U में डाल के रखा है, तो 3 लाख में 70,000 चला गया तो बच गया कितना? 2,30,000। और बंदे का तो 2.5 लाख तक तो ऐसे ही नील है, इसको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो
कल के डेट में टैक्स ही एक ऐसा चीज है जब रियल लाइफ में आप इसको यूज कर सकते हैं। कितना कमा रहे हैं, आपको टैक्स लगेगा कि नहीं लगेगा, आपको पहले से पता चल जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ध्यान दीजिएगा, बातों को समझिएगा। जैसे आप अकाउंट बनाते हैं तो ऊपर में लिखते हैं इन द बुक ऑफ। जब आप टैक्स बनाएंगे तो ऊपर में ये बात जरूर लिखते हैं कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। यहां पर हम क्या कर रहे हैं, टोटल इनकम। जैसे आप सैलरी का इनकम निकालते थे तो आप लिखते थे कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरी। हाउस प्रॉपर्टी में इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन में इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, यहां पर लिखते थे कंप्यूटेशन ऑफ। यहां अब हम लोग वो पांचों हेड्स को देखने के बाद टोटल इनकम में आ गए हैं ऑफ मिस्टर एबीसी, जिसका नाम रहेगा ए रेसिडेंट इंडिविजुअल फॉर द असेसमेंट ईयर। चेंज यही होता है, ये मेरा असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर है। असेसमेंट ईयर का मतलब हुआ यानी जो साल चल रहा है, उसके प्रीवियस मतलब जस्ट पीछे का, यानी मार्च गया 2021, यानी अभी कोई भी बंदा जो इनकम टैक्स फाइल करेगा वो 2020 से लेकर 2021 तक प्रीवियस ईयर कहलाएगा उसका। मार्च तक कितना पैसा कमाया यह गवर्नमेंट को बताएगा, यानी रिटर्न फाइल करेगा। और रिटर्न फाइल करने के लिए अगर आप थोड़ा सा भी इनकम टैक्स के बारे में जानते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि मेरा टैक्स लगेगा कि नहीं लगेगा। जैसे इस बंदे का आपने देख लिया कि ग्रॉस इनकम उसका 3 लाख है। अच्छा, ये चेंज होता रहता है बट आपके लिए अभी यही चलेगा। डिडक्शन अंडर चैप्टर लिखे, नहीं तो हम लोग लिखते डिडक्शन अंडर सेक्शन। 80C का रहता तो 80C, 80D का रहता तो 80D, 80G, ये हम लोग जान जाते क्योंकि हम लोग हर एक डिडक्शन को देखे हैं। अब 70,000 रुपया बोला है, मतलब टोटल में 70,000 है, 2,30,000 हो गया, यही टोटल इनकम हुआ। टोटल इनकम का एक नाम और भी होता है टैक्सेबल इनकम। अब हम टैक्स का कैलकुलेशन करने के लिए गए, 60 साल से नीचे का बंदा है, इसीलिए 2.5 लाख तक क्या हो गया, नील हो गया। यहीं पर जाके सवाल खत्म हो गया। देखो पीछे नेक्स्ट सवाल हम कराने जा रहे हैं। मिसेज ए इज बिलो द एज ऑफ 60, 60 साल से नीचे है, मतलब 2.5 लाख तक का। स्लेब में कोई चेंजेज नहीं हुआ है, डिडक्शन में छूट दे दिया गया है, 87A बोल के टैक्स में छूट दिया गया है, जिसके चलते ही लोग 5 लाख बोलने लगे हैं। बट स्लेब में कोई चेंज नहीं हुआ, इस गलतफहमी में मत रहिएगा। बोलता है मिसेज ए जिसका एज 60 ईयर से कम है, हैज ए ग्रॉस सैलरी 3,40,000। ग्रॉस सैलरी, अरे ग्रॉस सैलरी में से हम लोग एक डिडक्शन देंगे। सैलरी है, ग्रॉस सैलरी इनकम। आप बोलेंगे सर ये जो अंडर सेक्शन स्टैंडर्ड डिडक्शन दिया गया है 16(1)(a) किसको दिया गया है? सैलरीड पर्सन को दिया गया है या पेंशनर को दिया गया है? बिजनेसमैन को नहीं दिया गया है। हाउस प्रॉपर्टी में ये नहीं मिलता है, ये कहां मिलता है? ओनली सैलरी इनकम या पेंशनर इनकम को। तो 3,40,000 ग्रॉस सैलरी है। यही अगर नेट बोल देता, नेट सैलरी या इनकम फ्रॉम सैलरी बोल देता तो हम लोग समझ जाते कि ग्रॉस सैलरी में से डिडक्शन माइनस करने के बाद इनकम फ्रॉम सैलरी होता है। तो वर्ड को ध्यान दीजिएगा, यहां पर ग्रॉस सैलरी को सर्कल में ले लीजिए। तो ग्रॉस सैलरी में जैसे ही सर्कल में लेंगे, इससे पता चल गया जी कि आपका जो इनकम है 3,40,000 है, बट उसमें से 50,000 चला जाएगा तो 2 लाख कितना बच जाएगा? 2,90,000 बचेगा कि नहीं? अब आगे क्या बोलता है? सी हैज मेड नो टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट ड्यूरिंग द ईयर। उसने किसी भी तरह का कोई टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, मतलब अंडर सेक्शन 80C में कुछ भी नहीं डाला है, बाकी और कहीं कुछ नहीं डाला है। बोलता है कंप्यूट हर टैक्स लायबिलिटी। तो जैसे ही हम लोग बोलेंगे तो हम लोग को थोड़ा थोड़ा आइडिया रहेगा। देखेंगे जी साइंस के स्टूडेंट हो, आर्ट्स के हो या कॉमर्स के हो, ये सब बेसिक आइडिया तो सभी को रखना पड़ता है। तो जैसे ही आप अगर मान लीजिए देखेंगे कि 3,40,000, 50,000 चला गया, 2,90,000। भाई 2,90,000 मतलब 5 लाख तक तो ऐसे ही हम लोग को छूट मिल जाएगा। कैसे? 2.5 लाख तक नील है और 2.5 लाख के ऊपर जो 12,500 रुपया टैक्स आएगा, 12,500 87A में छूट दे दिया गया, मतलब टैक्स हमको नहीं देना पड़ेगा। इस तरह से लोग समझते हैं। और जब उसको लगता है कि टैक्स देना पड़ेगा तो वो लोग क्या करते हैं? थोड़ा इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। जैसे मान लीजिए आपका सैलरी 6 लाख हो गया, तो आप बोलेंगे 6 लाख हो गया तो भाई 5 लाख तक तो छूट मिल जाएगा, 1 लाख बचाना है, तो 1 लाख रुपये का एक बैंक में FD बना दी है। तो बैंक उसको थोड़ा ना ले रहा है, FD किसके लिए बनाए? आप अपने लिए बनाए ना, इंटरेस्ट मिलेगा, साथ ही साथ आपको टैक्स भी नहीं देना पड़ेगा। ओके,
तो आइए हम लोग इसको बनाते हैं। आइए और बातों को समझिए। देखिए, इस सवाल में बोला कि एक लोगों का जो ग्रॉस सैलरी है, ग्रॉस वर्ड यूज किया, ग्रॉस सैलरी 3,40,000 है। ग्रॉस सैलरी कैसे बनता है? ग्रॉस सैलरी में जितने भी तरह के चीज होते हैं, बेसिक सैलरी, डीए, कमीशन, सभी कुछ को जोड़कर ग्रॉस सैलरी बनता है। उसमें से सैलरीड पर्सन को अभी एक डिडक्शन दिया गया है, स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 16(1) 50,000, तो घट गया 2,90,000 डिडक्शन। ये तो सैलरी का डिडक्शन मिला। इसके बाद और भी डिडक्शन है अंडर सेक्शन 80C से 80U, उसमें किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो बंदे का इनकम कितना हुआ? 2,90,000। अब बोलेंगे सर टैक्स निकालने का फायदा क्या है? अरे 2.5 लाख तक नील है ना, 2.5 लाख तक नील हो गया, तो 2.5 लाख, 2,90,000 में 2.5 लाख चला गया तो कितना बचा है? 40। नेक्स्ट स्लैब 5% का है, तो 40,000 का 5% कितना हुआ? 2,000, तो टोटल हो गया 2,000। लेकिन उसको रिबेट मिल जाएगा अंडर सेक्शन 87A में 2,000 पूरा का पूरा, क्योंकि अभी ये रिबेट 12,500 हो गया है, तो 12,500 तक छूट मिलेगा। बट यहां पर तो 2,000 ही टैक्स हो रहा है, तो 2,000 पूरा टैक्स हो गया, तो नील। देखिए कितना आसान है। तो एक एक चीजों को नहीं सीखेंगे तो कैसे होगा? हम आपको देखिए एक एक करके ऐसा करके सिखा रहे हैं ताकि आपको कहीं से कोई दिक्कत ना हो। मिस्टर ए, एज है 34 ईयर्स, तो भाई 60 साल के नीचे हुआ ना। बोलता है जे ग्रॉस टोटल इनकम 3,90,000, उसका ग्रॉस टोटल इनकम कितना है? 3,90,000 ग्रॉस टोटल इनकम। अब हमको नहीं पता है कि उसमें कौन कौन सा इनकम है, सब इनकम मिला के, पांचों हेड्स ऑफ इनकम मिला के जो हमारा इनकम आता है उसको ग्रॉस इसलिए बोला जाता है क्योंकि उसमें से लेस करते हैं अंडर सेक्शन 80C से 80U, तो जो बचता है वही फिर हमारा इनकम या टोटल इनकम या टैक्सेबल इनकम कहलाता है। बोलता है ही हैज पेड मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम बाय चेक एंड इज एलिजिबल टू क्लेम ए बेनिफिट ऑफ ₹25,000 फॉर द प्रीवियस ईयर। मेडिक्लेम इसको बोला जाता है। यानी आजकल जब से कोरोना हुआ है काफी लोग अब मेडिक्लेम लेने लगे हैं कि हम बीमार होंगे तो जाएंगे तो हमको एक इंश्योरेंस जितना तक का कवर लिए उतना तक छूट हो जाएगा, उसी को मेडिक्लेम बोला जाता है। और ये अंडर सेक्शन 80D में आता है, अंडर सेक्शन 80D में आता है। तो 25,000 बोलता है कि क्लेम से छूट मिलेगा। कंप्यूट हिज इनकम टैक्स लायबिलिटी, तो देखिए आप ऐसे भी कर सकते हैं, 3,90,000 में से 25 गया तो 3,65,000 हो गया। भाई 3,65,000 हो गया मतलब 5 लाख के नीचे ही है, तो जो भी टैक्स बनेगा उसको छूट तो मिल ही जाएगा, बट करके दिखाना पड़ेगा। आइए शुरुआत करते हैं। ध्यान दीजिएगा, बोर्ड की तरफ ध्यान दीजिए। देखिए यहां पर क्या बोला है, बहुत अच्छा से देखेंगे समझेंगे। ग्रॉस टोटल इनकम दिया हुआ है, तो देखिए सभी तरह के सवाल हम करवा रहे हैं। ग्रॉस टोटल इनकम दिया हुआ है, इसके पहले ग्रॉस सैलरी बोला था, तो ग्रॉस टोटल इनकम 3,90,000। अब उसमें मेडिक्लेम अंडर सेक्शन 80D क्या चीज आता है बोलिए? मेडी 25,000 दिया तो कितना हो गया? 3,65,000, 365 टोटल इनकम, जिसको टैक्सेबल इनकम भी बोलते हैं। अब 2.5 लाख तक तो नील है क्योंकि 60 साल से नीचे है, तो 2.5 लाख तक नील है। 3,65,000 में 2.5 लाख चला गया तो बचा कितना? 1,15,000। नेक्स्ट जो है बैलेंस 1,15,000, उसके ऊपर 5% मिलेगा, 5,750 जोड़ दिए। अब चूंकि एक रिबेट आया है अंडर सेक्शन 87A, जो कि बोला गया है कि अगर किसी का इनकम टैक्सेबल इनकम या टोटल इनकम 5 लाख के नीचे रहेगा तो उसको 12,500 तक का छूट मिलेगा। यहां पर तो उससे कम ही है, तो पूरा छूट मिल गया, तो टैक्स क्या हुआ? नील हुआ। अब आ रहा है ना समझ में धीरे धीरे कि हाँ कैसे कमाएंगे, कैसे टैक्स लगेगा। आइए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। एक ही टाइप का बहुत सारे सवाल आपको प्रैक्टिस करवाना चाहते हैं। नेक्स्ट सम्स को देखिए क्या बोल रहा है। नेक्स्ट सम्स है मिस्टर ए, एज 62 ईयर्स है। अब देखिए हम आपको सभी तरह का सवाल करवाना चाहते हैं। 60 ईयर से नीचे का सवाल को आपने देखा, अब 60 ईयर से ऊपर का है और उसका ग्रॉस सैलरी बोल रहा है, देख रहे हैं ना,
ही हैज ए ग्रॉस सैलरी 4,90,000 रुपया, अंडरलाइन करो 4,90,000 को। ही हैज मेड टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट 1,10,000, 1,10,000 का वो क्या किया, तो 1,10,000 का टैक्स सेविंग भी इन्वेस्टमेंट किया है। अब टैक्स सेविंग अंडर सेक्शन 80C में आता है, कहां आता है, अंडर सेक्शन 80C में टैक्स सेविंग। बोलता है कंप्यूट हिज इनकम टैक्स लायबिलिटी। अब टैक्स सेविंग 80C है कि डी में किया है कि ई में किया है कि कुछ भी नहीं पता, तो हम लोग यहां पर वर्ड यूज क्या करेंगे, डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A। जरा बताइए तो 4,90,000 में से पहले क्या बात देंगे आप, 4,90,000 ग्रॉस सैलरी है और 1,10,000 का सेविंग किया है, तो पहले आप 50,000, क्योंकि हम अभी तुरंत बताए थे सैलरी वर्ड अगर रहेगा ग्रॉस सैलरी, अभी तुरंत बनाए थे दूसरा नंबर सॉल्यूशन जो करवाए थे, वहां ग्रॉस सैलरी 3,40,000 था, उसमें से आपने 50,000 स्टैंडर्ड डेविएशन अंडर सेक्शन 16(1) में दिया था, तो यहां पर नहीं देंगे, थोड़ा हाँ ना जोर से बोलिए ना, ये हुआ ना। तो पहले 4,90,000 में से 50 चला गया तो 4,40,000 हो गया, 4,40,000 में फिर 1,10 चला गया तो 3,30,000 हो गया, और ये सीनियर सिटीजन है 80 साल से नीचे वाला, तो 3 लाख तक नील हो जाएगा, है ना, तो खाली 40,000 के ऊपर होगा। अब 3 लाख जो 40,000 आ रहा है वो 5 लाख से नीचे है, ऐसे भी जो भी टैक्स बनेगा छूट हो जाएगा। देखिए आइए अब हम आपको समझा देते हैं ये सवाल, देखो ध्यान से, ग्रॉस सैलरी बोला है 4,90,000, आप लोग को पता है कि सैलरी में एक डिडक्शन मिलता है सैलरीड पर्सन को 50,000 का, तो आ गया 4,40,000। फिर बोलता है कि उसने टैक्स सेविंग में 1,10,000 का टैक्स सेविंग किया, तो आ गया 3,30,000। सीनियर सिटीजन का स्लैब 3 लाख से स्टार्ट होता है जैसा कि आप जानते हैं, तो 3 लाख तक नील हो गया। नेक्स्ट कितना बच गया, 30,000 का 5% 1,500, बट ये 1,500 उसको रिबेट मिल गया अंडर सेक्शन 87A, 12,500 तक मैक्सिमम में, तो नील हो गया। वैसे भी जैसे ही यहाँ 3,30,000 देखे तो हम लोग को बात समझ में आ गया कि भाई 3,30,000 5 लाख से कम है, जो भी टैक्स बनेगा वो सब छूट मिल जाएगा, ठीक है। चलो ध्यान से देखो और बातों को समझो। नेक्स्ट सम्स, मिस्टर ए का एज कितना साल है बोलिए, 67 ईयर्स, और ग्रॉस टोटल इनकम, ग्रॉस टोटल इनकम बोला है, ग्रॉस सैलरी नहीं, 5,90,000। ही हैज मेड टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट 1.5 लाख, और 1.5 लाख का आपने टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट में जमा किया है। कंप्यूट हिज इनकम टैक्स लायबिलिटी। अब ये ग्रॉस टोटल इनकम है, इसमें से 50,000 थोड़ा ना मिलेगा, सीधा सीधी 5,90,000 में से हम लोग 1.5 लाख क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, जो बचेगा उसके ऊपर टैक्स निकालेंगे। तो अब हम लोग को ऐसे ही पता चल गया कि 5,90,000 में 1,50 जाएगा तो 4,40,000 बचेगा, जो कि 5 लाख से कम है। जो भी टैक्स बनेगा वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा अंडर सेक्शन 87A में, बट स्लैब 60 साल से ऊपर है, 80 साल से नीचे है, तो 3 लाख से स्टार्ट होगा। चलो स्टार्ट करें। चलो ध्यान से देखो और बातों को समझो। ग्रॉस टोटल इनकम 5,90,000 है, उसमें से 1.5 लाख रुपया उसने टैक्स सेविंग में जमा किया, 4,40,000 हो गया। क्योंकि सीनियर सिटीजन है तो 3 लाख तक नील हो गया। आपको समझाने के लिए सीनियर सिटीजन लिख दिए। अब 3 लाख जब चला गया तो नेक्स्ट कितना बचा, 1,40,000, क्योंकि 3 लाख इसमें चला गया तो 1,40,000, तो 1,40,000 के ऊपर 5% 7,000, और वो रिबेट मिल गया 7,000, तो नील हो गया। वैसे नियम है 3 लाख तक नील, अगला नेक्स्ट 2 लाख, और 60 साल वाला में 2.5 लाख 2.5 लाख करके, ठीक है। आप लोग के पास स्लेब वाला लिखा हुआ है ना, ध्यान रखिएगा। आइए नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। बढ़िया से देखना, 60 साल के नीचे वाला कराएं, 60 साल से ऊपर का कराएं, बट 80 साल से नीचे का कराएं। अब 80 ईयर्स एंड अबव, जिसको सुपर सीनियर सिटीजन बोला जाता है, मिस्टर ए एज 81 ईयर्स है,
उसका ग्रॉस टोटल इनकम 6,24,000 है। ग्रॉस टोटल इनकम 6,24,000 इंक्लूडिंग 14,000 फ्रॉम ए सेविंग बैंक अकाउंट डिपॉजिट। यानी 6,24,000 जो टोटल इनकम है उसमें से पता चल गया कि 14,000 का जो इनकम है वो सेविंग बैंक अकाउंट का है। ये अलग से क्यों पता चल गया? क्योंकि इसको एक छूट मिलेगा। तो चलिए, ये बात तो पता चल गया टोटल इनकम। अब बोल रहा है ही हैज मेड टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट, और उसने टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट भी लगाया है 1 लाख रुपए का। तो अब देखो, आप बोलेंगे सर 6,24,000, ठीक है 6,24,000, उसमें से सबसे पहले 14,000 चला जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा? देखिए कैसे हिसाब आप लगा सकते हैं। 6,24,000 में 14,000 चला गया तो 6,10,000, ठीक है। 14,000 क्यों गया? 14,000 डिडक्शन मिल जाएगा। इनकम तो 6,24,000 है, उसमें से 14,000 का एक डिडक्शन मिलेगा तो 6,10,000 हो गया, और 1 लाख का फिर चला जाएगा तो 5,10,000 हो गया। 5,10,000 5 लाख से ऊपर हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? तो उसको टैक्स लगेगा, उसको रिबेट 87 वाला नहीं मिलेगा। तो बात अब देखिए कैसे आ रहा है ना समझ में, धीरे धीरे आपको आ गया समझ में। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। बोलता है एक बंदे का इनकम 6,24,000 है, बट उसमें इंक्लूड है 14,000 रुपया सेविंग बैंक इंटरेस्ट। तो हम लोग 6,10,000 और 14 अलग से दिखा के वही 6,24,000 कर दिए। अलग इसलिए दिखाएं क्योंकि बाद में इसका डिडक्शन मिलता है। फिर 1 लाख रुपए का आपने सेविंग किया है, और आप सभी को जानते हैं कि सीनियर सिटीजन को 50,000 तक सेविंग और फिक्स डिपॉजिट के इंटरेस्ट के ऊपर छूट मिलता है। यहाँ 14,000 रुपया ये भी छूट मिल गया, बच गया कितना? 5,10,000। सीनियर सिटीजन जो होता है, सुपर सीनियर सिटीजन 80 साल है उसके ऊपर 5 लाख तक उसका नील है, और 5 लाख के बाद जो स्लेब आता है उसमें 20% है। तो 10,000 का 20% 2,000 हुआ। टैक्स तो लगना ही लगना है, क्योंकि 5 लाख से ऊपर अगर आपका टैक्सेबल इनकम हो जाता है तो जो रिबेट अभी तक आप कर रहे थे 87A 12,500 तक का जो छूट दे रहे थे वो छूट नहीं मिलेगा। तो यहां पर 2,000 हो गया, और जो भी टैक्स बनता है उसके ऊपर फिर से हम लोग को एक सेस लगता है जो 4% अभी चल रहा है, एजुकेशन एंड हेल्थ। तो ये किसके ऊपर लगता है? टैक्स के ऊपर। 2,000 का 4% 80, तो उसका ये टैक्स लायबिलिटी हो गया। क्या हो गया? टैक्स लायबिलिटी। यानी उस बंदे को आप आराम से जोड़ के बता सकते हैं कि आपको 2,080 रुपया देना पड़ेगा। देखिए ध्यान से नेक्स्ट सवाल को। मिस्टर ए एज कितना है? 84 ईयर्स, 80 साल के ऊपर। 80 साल के ऊपर होने से ही आप जानते हैं कि 5 लाख से स्लेब शुरू होता है। ग्रॉस टोटल इनकम 6.5 लाख है फ्रॉम ऑल हेड्स अदर देन इनकम रिसीव्ड 12,500 फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट डिपॉजिट। बोलता है कि मिस्टर ए जिसका टोटल इनकम 6,50,000 है, बढ़िया से देखिएगा सम्स को, 6,50,000 फ्रॉम ऑल हेड्स अदर देन इनकम रिसीव्ड ऑफ ₹12,500 फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट। मतलब 6,50,000 तो था ही, और एक और भी आपका इनकम मिल गया कितना? 12,500 अदर देन, मतलब इसको भी जोड़ दो तो हो गया 6,50,000, 6,62,500। ही हैज मेड सेविंग इन्वेस्टमेंट 90,000। तो देखिए जो टोटल आएगा 6,62,500 में, उसमें 2 छूट मिलेगा। एक तो 90,000 मिलेगा ही मिलेगा, और ये 12,500 का भी छूट मिलेगा। दोनों माइनस करने के बाद जो भी अभी आएगा 5 लाख से ऊपर ही हो जाएगा, तो उसको टैक्स देना पड़ेगा, उसको टैक्स देना पड़ेगा। तो आइए कैलकुलेशन करते हैं। एक बंदे का इनकम, ग्रॉस टोटल इनकम फ्रॉम ऑल हेड्स 6,50,000, साथ ही साथ सेविंग बैंक इंटरेस्ट भी उसको मिला, तो टोटल इनकम ये हो गया। 90,000 का इन्वेस्टमेंट किया है जो कि अंडर सेक्शन 80C में आ जाएगा, और 12,500 का
जो इंटरेस्ट मिला था वो 50,000 तक छूट है ATTTB में, तो हम लोग 12,500 माइनस कर दिए, 5,60,000। पता ही चल रहा है कि 5 लाख से ऊपर हो गया, इसको कोई रिबेट अंडर सेक्शन 87A में नहीं मिलेगा, क्योंकि सुपर सीनियर सिटीजन है तो 5 लाख तक नील है। नेक्स्ट 60,000 जो बचा उसके ऊपर 20% 12,000, 12,000 के ऊपर 4% एजुकेशन एंड हेल्थ का सेल्स लगेगा, रिबेट कुछ नहीं मिलेगा, तो यही 12,480 उसका टैक्स लायबिलिटी हो गया। तो उम्मीद करते हैं अब आप टैक्स लायबिलिटी निकालने के लिए आराम से सीख चुके होंगे। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।